संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, प्राचीन शिक्षण प्रणाली और आधुनिक शिक्षण प्रणाली। प्राचीन शिक्षण प्रणाली के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे आधुनिक शिक्षण प्रणाली। आधुनिक काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्वतंत्रता से पहले के समय में शिक्षा व्यवस्था और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी मिलने के बाद के समय में शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम जानेंगे मैकाले के विवरण पत्र को। मैकाले का विवरण पत्र आता है 1835 में और इस विवरण पत्र के पहले 1823 में आया था एल्फिंस्टन का विवरण पत्र यानी एल्फिंस्टन का रिपोर्ट। और एल्फिंस्टन की रिपोर्ट में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना पर बल देने की बात कही गई थी। अब आते हैं मैकाले के विवरण पत्र पर। तो मैकाले के विवरण पत्र में जो शिक्षा व्यवस्था है वो उच्च वर्गों के लिए उपलब्ध हो इसकी बात कही गई थी। यानी एजुकेशन किसे दिया जाएगा, जो क्लास के जो समाज के हाई क्लासेस परिवार हैं, जो समाज के उच्च वर्गीय लोग हैं, उन्हें शिक्षा देने की बातें मैकाले के विवरण पत्र में कही गई। साथ ही साथ मैकाले के विवरण पत्र में कहा गया कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजी को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए। ठीक है। 1823 में एल्फिंस्टन का विवरण पत्र आया। 1835 में यानी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आता है। उसके बाद 1854 में यानी 1854 में वुड का घोषणा पत्र आता है। देखा जाए तो पूरी 19वीं सदी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत हावी रहा। 1813 से यानी 1813 से 1853 यानी 1853 तक देश में महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रगति तो हुई, लेकिन इसका कोई निश्चित शिक्षा नीति नहीं था। कोई निश्चित शिक्षा नीति नहीं होने के कारण इस महत्वपूर्ण शैक्षिक बदलाव को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल काम हुआ। तो 1853 में क्या होता है, 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करवाने का समय आता है। और इस नवीनीकृत करने के समय सरकार ने कहा कि भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं उसका सर्वे किया जाए और एक व्यवस्थित शिक्षा नीति लाई जाए। इसी सिलसिले में एक कमीशन बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, एक सर्वे कमीशन। और सर्वे का जो रिपोर्ट है उसे कहा गया वुड का विवरण पत्र। अब इसे वुड का विवरण पत्र या घोषणा पत्र क्यों कहा गया, क्योंकि इस सर्वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। इस सर्वे ने अपनी सिफारिशें दी और इन सिफारिशों में जो महत्वपूर्ण बातें मेरी समझ में आई वो हैं कि सभी प्रांतों में यानी भारत के सभी प्रांतों में जन निर्देश विभाग की स्थापना हो। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर पहले कोलकाता, बॉम्बे तथा मद्रास विश्वविद्यालय, बाद में अन्य विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों की परीक्षक संस्था लंदन विश्वविद्यालय होगी। उच्च विद्यालयों का संजाल बनाया जाए, ग्रेडेड विद्यालय बनाए जाएं। कुछ अर्हताएं प्राप्त करने वाले संस्थानों को ग्रांट इन एड यानी वित्तीय सहायता दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई थी। महिला विद्यालय और महिला महाविद्यालय बनाए जाने की भी बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी। इस रिपोर्ट में सिफारिश किया गया था कि महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था की जाए। तो ठीक से पढ़े तो हम ये पाते हैं कि अपने सभी गुणदोषों के साथ वुड का ये घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके बाद इसकी सिफारिशों पर काम किया गया था। अब बात करते हैं हम हंटर कमीशन की। तो लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 में पहला भारतीय शिक्षा आयोग बनाया। पहला भारतीय शिक्षा आयोग बनवाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष बने थे सर विलियम हंटर। चूंकि अध्यक्ष के नाम पर ही उस कमीशन का नाम रखा जाता है, इसलिए इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, इसलिए इसे हंटर आयोग कहा गया। लेकिन ये किसके समय में बना था, तो लॉर्ड रिपन के समय बना था। कब बना था? 3 फरवरी 1882 को।
इस आयोग की जो सिफारिशें रही वो क्या थी? आयोग ने माध्यमिक, उच्च, महिला तथा आधुनिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए। यानी कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला शिक्षा, आधुनिक शिक्षा इत्यादि के बारे में अपने खूब सुझाव दिए। विभिन्न चरणों में शिक्षा के विस्तार की बात कही। इस आयोग ने सुझाव दिया कि विभिन्न चरणों में शिक्षा में विस्तार लाया जाना चाहिए। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की बातें इसमें की गई। शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। वित्तीय व्यवस्था, ग्रांट इन एड। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना। ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा हंटर कमीशन बनाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बनवाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना और उसी वर्ष जून में इसकी रिपोर्ट आ गई। यानी कि जून 1902 में 1902 में इसकी रिपोर्ट आई। निवर्तमान शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा सुधार की सिफारिशें इसने की थी, जिसे मान लिया गया। यानी निवर्तमान शिक्षा प्रणाली यानी उस समय जो चल रही शिक्षा प्रणाली थी उसे और सुदृढ़ीकरण करने की बातें इस आयोग ने कही। और इसी की सिफारिशों के आधार पर 1904 में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना दिया गया। बात करें हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की 1917-19। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सैंडलर थे और इसकी स्थापना होती है 1917 में, रिपोर्ट आती है 1919 में। चूंकि इस आयोग के अध्यक्ष सैडलर थे इसलिए इसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किया क्यों गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के परीक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया। आयोग ने अपने अध्ययन में पाया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं ये अन्य भारतीय विश्वविद्यालय की समस्याओं से भी जुड़ी हुई हैं। तो इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में भारत में संपूर्ण उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रगति में मूल्यवान सुझाव दिए। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की प्रगति में गहरा प्रभाव डाला। इस आयोग की सिफारिशों ने हर प्रांत में माध्यमिक और मध्यवर्ती बोर्डों की स्थापना के सुझाव दिए थे। मध्यवर्ती पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग करने की सिफारिश की थी इसने। माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्गठन की बातें कही। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। इसके बाद आया हार्टोग कमीशन 1928-29, 1928-29। मई 1928 में यानी कि मई 1928 में हार्टोग कमीशन की स्थापना हुई। साइमन कमीशन ने समिति गठित की। सर फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष बने। यानी कि इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन द्वारा और इसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हार्टोग और इन्हीं के नाम पर इसे हार्टोग कमीशन कहा गया। समिति ने कहा कि गुणवत्ता की कीमत पर भारत में शिक्षा का विस्तार हो रहा है। सितंबर 1929 में प्रतिवेदन इसने प्रस्तुत किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। माध्यमिक, प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए इस आयोग ने सुझाव दिए। इसके बाद 1935 में आता है भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में महज 3 वर्षों के लिए सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के समस्त आरक्षण को हटाकर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने की बात कही। यह संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाना था, ऐसा भारत सरकार अधिनियम 1935 में जिक्र है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद के समय में भारतीय शिक्षा प्रणाली।